हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पियर्सन कंसेप्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस यूनिट का। पियर्सन की अवधारणाएं हमने करा दी थी। उसमें एक छोटा सा और है, एक स्टेटमेंट, एक नोट लिख लीजिएगा। उसमें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में, वर्ग जानते हो ऊपर से नीचे, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में दाता परमाणु के आकार की वृद्धि के साथ क्षारकों की मृदुता भी बढ़ती है। क्षारकों की मृदुता भी बढ़ती है। ये पियर्सन कंसेप्ट के अंदर एक नोट लगाना है आपको कि अपन अप टू डाउन चलते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ेगी तो क्षारकों की मृदुता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्षारकों की मृदुता भी क्या होती है, बढ़ती है। यही स्टेटमेंट का मतलब है जो हमने कराया था। पियर्सन HSV कंसेप्ट हमने बताया था आपको। 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का सवाल इस यूनिट में से सबसे पहले यही आता है, यही सवाल आता है या इसके उपयोग में से आते हैं। हमने बताया आपको पियर्सन के अकॉर्डिंग कौन से कठोर कहा उन्होंने, किसको मृदु कहा, किसको कठोर अम्ल माना, किसको मृदु अम्ल माना, किसको मृदु क्षार माना, किसको कठोर क्षार माना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। उस तरीके से हमने बताया था आपको कठोर अम्ल, और उस तरीके की बात फिर हमने पियर्सन के अकॉर्डिंग अम्लों का वर्गीकरण किया था, क्षारकों का भी वर्गीकरण किया था। उसके बाद में मृदु अम्ल पढ़े थे और कठोर अम्ल पढ़े थे। उसके बाद में एक नोट लगाना है आपको कि आवर्त सारणी के कोई भी वर्ग में चलिए आप, 18 वर्ग होते हैं, आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। आकार का मान कैसा होता है, बढ़ता है, जिसके कारण क्षारकों की मृदुता क्या होती है, बढ़ती है। क्षारकों की मृदुता बढ़ती है। जैसे फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्षारीय होता है। बात करूं मैं 17वें वर्ग के ऊपर, फिर कल बाहर आई। कौन सा वर्ग है, 17वां वर्ग। इस वर्ग में मैं ऊपर से नीचे चलता हूं तो ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे चलूंगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का आकार क्या होता है, सबसे कम, और आयोडीन का आकार क्या होता है, सबसे ज्यादा। फ्लोरीन का आकार सबसे कम होने के कारण ये सबसे अधिक क्या माना जाता है, क्षारीय। ये सबसे अधिक क्या माना जाता है, क्षारीय। और आयोडीन का आकार सबसे कम होने के कारण, आयोडीन का आकार सबसे अधिक होने के कारण इसका आकार क्या होगा, सबसे बड़ा। आयोडीन का आकार क्या होगा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा आकार होने के कारण इसको क्या मानेंगे, सबसे मृदु क्षारीय, सबसे मृदु क्षारीय। और बीच में Br- जो है ये सीमा रेखा वाले क्षारक हैं। ये कौन से क्षारक हैं, सीमा रेखा वाले क्षारक हैं, सीमा रेखा वाले क्षारक हैं। आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं। आपको पता है आवर्त सारणी तो मैंने वर्ग संख्या मान ली 17, उस 17 वर्ग में ऊपर से अप टू डाउन चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तो हमें पता है ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे पहले कौन आ रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का आकार क्या है, सबसे कम, इसलिए क्या है, सबसे
अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय है या कठोर क्षारीय है। सबसे अधिक क्षारीय होगा तो कैसा होगा, कठोर क्षारीय। लेकिन मैं बात करता हूं जब ऊपर से नीचे चलता जा रहा हूं तो आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई लास्ट में लिखा हुआ है, आयोडीन का आकार सबसे क्या है, बड़ा, इसलिए इसको क्या मानते हैं, मृदु क्षारीय। और बीच में Br जो लिखा है वो क्या होता है, सीमा रेखा वाले क्षारीय। दैट्स ऑल। अब ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। आपको इतनी बातें, अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतनी बातें लिख के आनी है। ओके, थैंक्स। पियर्सन HASB अवधारणा आपकी खत्म। लेक्चर 5 चल रहा है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे फेमस सवाल था ये पियर्सन HASB कंसेप्ट। ध्यान से पढ़ना है इसको, होने को बहुत बड़ा है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग कराया गया है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, सहजीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस यूनिट के 3 ही फेमस सवाल है मेरे भाई। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिंबल्स, SYMBIOSIS। इसको क्या बोलते हैं, सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या होता है, सहजीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ सिंबल्स। क्या कहेगा आपसे, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और नीचे लिख देगा उसमें सिंबल्स। बोले तो सहजीवन, बोले तो क्या, सहजीवन। क्या लिख देगा, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, सहजीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है ये 3 नंबर के अंदर। कितने नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर। अगर पियर्सन कंसेप्ट की बात करेगा आपसे, इस यूनिट से अगर कोई बड़ा सवाल उठाएगा तो वो होता है पियर्सन HASB कंसेप्ट, जो 7 नंबर में आपको मैंने पूरा बताया है। अब देखिए सिंबल्स, ये भी एक अच्छा सवाल है। 4 सवाल हैं इस यूनिट के फेमस। एक अपन पढ़ चुके हैं और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं और 2 आगे आने वाले हैं। ओके, सहजीवन। सहजीवन को क्या बोलते हैं, सिंबल्स। क्या बोलते हैं लालाओ, सिंबल्स। सहजीवन जो होता है एक थ्योरेटिकल सा पार्ट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। सहजीवन यह बताता है कि, सहजीवन यह बताता है कि अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता, अम्ल व क्षार की कठोरता व मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं होती। किसी परमाणु गुण का, परमाणु का विशेष निहित गुण नहीं होती। परमाणु का निहित गुण नहीं होता है। सहजीवन यह बताता है कि अम्ल व क्षार की कठोरता एवं मृदुता किसी परमाणु का निहित गुण नहीं होती। उसकी परिस्थिति बदलकर, बल्कि उसकी परिस्थिति बदलकर उसकी प्रकृति को बदल देती है। उसकी प्रकृति को
बदल देती है। सहजीवन यह बताता है कि अम्ल व क्षार की कठोरता, सैंपल्स शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछता है आपसे, सैंपल्स जो होता है शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछता है 3 नंबर। ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, 4 सवाल एक सिद्धांत और चलेंगे, इससे अगला टॉपिक में सिद्धांत ही कराऊंगा। सैंपल्स का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन यह नहीं बताता है कि अम्ल व क्षार की कठोरता एवं मृदुता, कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है, उसकी कठोरता, हार्डनेस और उसकी सॉफ्टनेस किसी परमाणु का विशेष गुण नहीं होती है। सहजीवन यह बताता है कि, सहजीवन क्या कहता है, सहजीवन यह बताता है कि कोई भी अम्ल है या क्षार है, हार्ड है या बेस है, उसकी सॉफ्टनेस जो है, उसकी हार्डनेस जो है, उसकी कठोरता और मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं होता है, नहीं होती। सहजीवन यह बताता है कि अम्ल एवं क्षार की कठोरता एवं मृदुता किसी परमाणु का निहित गुण नहीं होती, बल्कि क्या होता है, कोई परमाणु का विशिष्ट गुण नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थिति को बदलकर, बल्कि उसकी परिस्थिति को बदलकर उसकी प्रकृति को बदल देता है, बल्कि उसकी परिस्थिति को बदलकर उसकी प्रकृति को बदल देता है। आगे देखते हैं, यदि किसी परमाणु के साथ, यदि किसी परमाणु, यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित, यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों, मृदु द्रवित होने वाले प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का मतलब जानते हो, एक हटता है और दूसरा आता है, होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, जुड़े हुए हों, तो उनकी प्रकृति, तो उनकी प्रकृति मृदु होती है। कैसी होती है, मृदु होती है। यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों, यदि कोई भी एटम है, और ये बात हम बता रहे हैं सिंबल्स के अंदर, सहजीवन के अंदर, कि सहजीवन यह बताता है कि कोई भी हार्ड या सॉफ्ट है, कोई भी एसिड या बेस है, कोई भी अम्ल और क्षार है, उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी परमाणु का विशेष गुण नहीं होती है, बल्कि उसकी स्थितियों को बदलकर उसकी प्रकृति को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, बल्कि उसकी परिस्थितियां देखकर उसकी प्रकृति को बदल देती है। हम कह रहे हैं आगे, यदि किसी परमाणु के साथ, यदि कोई परमाणु है उसके साथ मृदु द्रवित होने वाला, यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, मृदु होती है। कैसी होगी, मृदु। और यदि किसी परमाणु के साथ, यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ हो, तो उसकी प्रकृति कठोर होती है,
उसकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर होती है। सिंबल्स क्या बताता है? सहजीवन यह बताता है, सहजीवन इस बात को बताता है कि किसी अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता, हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है, किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं होती, किसी परमाणु का विशिष्ट गुण नहीं होती, बल्कि उसकी स्थितियों को बदलकर उसकी क्या बदल देती है? प्रकृति बदल देती है। मैं कह रहा हूं आगे, यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी? मृदु रहेगी। यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो उसकी प्रकृति क्या होती है? कठोर होती है। तो उसकी प्रकृति क्या होती है लालाओ? कठोर होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सहजीवन यह बताता है कोई भी अम्ल हुआ या कोई भी क्षार हुआ, उसकी कठोरता और मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं होती, बल्कि उसकी स्थिति बदलकर उसकी प्रकृति को बदल देती है। यदि किसी परमाणु के साथ, कोई भी परमाणु है, यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति क्या होती है? मृदु होती है। यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो, यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति क्या होती है? कठोर होती है। उसकी प्रकृति क्या होती है? कठोर होती है। तो उसकी प्रकृति क्या होती है? कठोर। देखिए ऐसे कह रहे हैं हम, सहजीवन जो होता है इस बात को नहीं बताता, कोई भी अम्ल या क्षार के लिए इस बात को नहीं बताता है कि उस अम्ल व क्षार की कठोरता और मृदुता किसी परमाणु का विशेष गुण नहीं होती, बल्कि उसकी स्थितियों को बदलकर उसकी प्रकृति चेंज कर देते हैं। यदि किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी? कठोर। और यदि उसको मृदु द्रवित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हो तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी? मृदु रहेगी। यदि किसी परमाणु के साथ मृदु द्रवित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी? मृदु। और इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी? कठोर। एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा इसी में, BF3 एक प्रारूपी कठोर, BF3 एक प्रारूपी कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्यों? लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्यों? BF3 एक प्रारूपी कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्यों? BF3 एक प्रारूपी कठोर, BF3 क्या होता है? एक प्रारूपी कठोर होता है जो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्यों? क्यों करता है? क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि बोरॉन कठोर व मृदु, क्योंकि बोरॉन कठोर व मृदु के बीच की
सीमा रेखा वाला तत्व है, क्योंकि ये बोरोन जो होता है BF3 एक प्रारूपी कठोर लोही अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि बोरोन जो होता है कठोर और मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले, इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी, इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी के रूप में कौन होते हैं? फ्लोरीन। प्रतिस्थापी के रूप में तीन फ्लोरीन परमाणु को जोड़ा जाता है। BF3 एक प्रारूपी कठोर लोही अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों? हम जानते हैं कि बोरोन जो है कठोर व मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। इनमें तीन कठोर, बोरोन जो है कठोर और मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले, क्या जुड़े होते हैं? प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है। कौन सा परमाणु जुड़ा होता है? फ्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है। जैसे रिएक्शन देखिए, R2S और BF3 प्लस R2O। रिएक्शन होगी, कैसे कराएंगे? R2O BF3 प्लस R2S। ये तो कैसा होता है? मृदु होता है। और ये कैसा होता है? कठोर होता है। ये R2O कैसा होता है? कठोर क्षार होता है। और ये भी कैसा होता है? कठोर होता है। मृदु क्या निकल जाएगा? ये क्या होता है? मृदु। बात समझ में आई? हमने क्या कहा था? सहजीवन क्या बताता है? सहजीवन एक बात को बताता है कि कोई भी सहजीवन दोनों बातों पर लागू होता है, कोई भी अम्ल हो या क्षार हो, उसकी कठोरता या मृदुता। सहजीवन यह बताता है कि किसी अम्ल व क्षार की कठोरता एवं मृदुता किसी परमाणु का विशेष गुण नहीं होती है, बल्कि उसकी स्थिति बदलकर उसकी प्रकृति को बदल देता है। मैं कह रहा हूं, यहां पे मेरा क्वेश्चन है, BF3 एक प्रारूपी कठोर लोही अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों? मुझे पता है बोरोन जो है कठोर एवं मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। ये जो बोरोन है कठोर और मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले, इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी के रूप में BF3 के साथ बोरोन जो होता है अम्ल एवं क्षार के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। इनमें तीन कठोर आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोरीन परमाणुओं को जोड़ा जाता है। अब देखिए R2S जो है मेरे पास मृदु है और BF3 क्या है? कठोर है। ये मृदु अम्ल, ये कठोर क्षार। इस तरीके से ये R2O मेरे पास क्या होता है? कठोर। जब इसकी क्रिया मैंने इसके साथ कराई तो इसने क्या किया? R2O यहां आ जाएगा, R2S चला गया, कठोर और कठोर, सॉलिड प्राप्त हो गया, ठोस अवस्था प्राप्त हो गई। और मृदु क्या हो गया? सैकरेज। अब देखिए बोरोन के साथ यदि तीन हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए जाएं
अब यदि बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए जाएं तो कैसे होगा? R2O BH3 प्लस R2S क्या बनेगा? R2S BH3 प्लस R2O। R2O कैसा हो गया अब यहां? कठोर। R2O कैसा होता है? कठोर। और BH3 कैसा होता है? मृदु। और ये कैसा होता है? मृदु। अब ये आ गया मृदु और मृदु, मृदु और मृदु। कठोर क्या हो जाएगा? इनसे बाहर हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके। BF3 एक प्रारूपी कठोर लोही समूह की भांति व्यवहार करता है। क्यों? मुझे पता है बोरोन कठोर व मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। इनमें 3 कठोर आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोराइड। अब देखिए इसमें मैं कर रहा हूं R2S BH3 R2। ये कैसा होता है आपको टेबल से पता लगेगा, पियर्सन के अम्ल क्षार वर्गीकरण से। ये मृदु होता है, ये कठोर होता है, ये कठोर होता है। और सहजीवन हमको यही बात बताता है इसकी कठोरता और मृदुता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी परमाणु का विशिष्ट गुण नहीं है, केवल उसकी परिस्थितियों को बदलकर उसकी प्रकृति क्या कर देता है? बदल देता है। अब देखिए यहाँ पे ये मृदु कठोर है, अब कैसा हो गया? कठोर कठोर। प्रकृति बदल गई? नहीं बदली। R2S कैसा होता है? मृदु। मृदु अलग चला जाएगा, ये कठोर और ये कठोर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? R2 कैसा होता है? कठोर क्षार होता है। R2O BF3 ये कठोर कठोर हो गए, वो मृदु अलग चला गया। अब मैं यदि कंडीशन लगा रहा हूं, यदि मैं BF3 की जगह 3 हाइड्रोजन ले लूं, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु ले लूं, कह दूं मैं BH3, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने पर क्या होगा? R2O जो है कैसा है? कठोर। और BH3 कैसा है? मृदु। और R2S कैसा होता है? मृदु। स्थान क्या होगा? चेंज। R2S BH3 ये कैसा होता है? मृदु। और ये भी कैसा होता है? मृदु। और R2O कैसा होता है? कठोर। तो ये किसी परमाणु का विशिष्ट गुण नहीं है। उसकी स्थिति को देखकर क्या करते हैं? उसकी स्थिति को देखकर उसकी प्रकृति बदल देते हैं। अब यहाँ पे तो कठोर मृदु है, अब यहाँ पे क्या है? मृदु मृदु। बताइए स्थिति बदल गई, उसकी प्रकृति बदली या नहीं बदली? सॉफ्टनेस हो गई, कठोर क्या निकल गया? बाहर। सहजीवन यही बताता है, उसकी परिस्थितियों को देखकर उसकी प्रकृति बदल देता है। ओके। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आगे इसी में some electronic species फ्लोरीनीकृत फ्लोरीनीकृत मैथेन का व्यवहार करती हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्लोरीनीकृत मैथेन का व्यवहार करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।